काले ससुराल की गोरी बहू। हे भगवान, मैं इन काले ससुराल वालों की बहू नहीं बन सकती। प्लीज ये सब एक सपना हो, ये सच नहीं हो सकता। भगवान करे मैं अभी नींद से जाग जाऊं और ये सब गायब हो जाए। सिया का गृह प्रवेश हो रहा था और वो अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सोच रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके सामने उसकी सास लता, ससुर सुरेश और नंद सुमन खड़े थे। सब के सब काले थे। उसका पति अमित वो भी सांवला था, जबकि सिया गोरी चिट्टी बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर थी। अरे बहू कहाँ खो गई? ऐसे चौखट पर नहीं रुकते। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश कर और हमारे घर को रोशन कर दे। क्या मतलब ये कोई सपना नहीं है? अब ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आखिर सिया की शादी इस काले ससुराल में कैसे हो गई? वो अपने ससुराल वालों को इतना नापसंद क्यों करती थी और उसे काले लोगों से इतनी चिढ़ क्यों थी? ये जानने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उफ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरी आंखें, मेरे बाल और ये गोरा रंग। लगता है भगवान ने मुझे फुर्सत में बैठ कर तराशा है। चांद में भी दाग है, पर मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है। सिया आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहार कर अपनी तारीफ कर रही थी। तभी उसकी बुआ सुशीला हाथ में जूस का गिलास लेकर कमरे में आती है। अरे ओ ड्रामेबाज, कब तक यूं ही आईने में खुद को निहारती रहेगी? कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? बुआ, आप तो जानती है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जितना भी देख लूं मेरा तो दिल नहीं भरता। रहने दे, ज्यादा इतरा मत। रूप का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। चल जल्दी जूस पी और कॉलेज जा, लेट हो रही है तू। क्या बुआ, आप तो मुझे जानती है ना, बचपन से माँ की जगह आपने ही मुझे पाल कर बड़ा किया है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? अच्छा सॉरी बेटा, मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी। सिया जूस पीती है, अपना बैग उठाती है और एक हीरोइन की तरह एटीट्यूड में कॉलेज के लिए निकल जाती है। सिया ने शॉर्ट टॉप, जीन्स और हाथ में बैंगल्स पहने हुए थे। वो जैसी कॉलेज में एंट्री लेती है उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। कॉलेज के सभी लड़के मुड़ मुड़ कर सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। भाई देख, क्या कयामत लग रही है ये सिया। जब भी इसे देखता हूँ नजर ही नहीं हटती। कॉलेज के सारे लड़के सिया को देखते रहते हैं। सिया अपनी सहेलियों के पास पहुंचती है। यार सिया, तू तो सच में गजब ढा रही है। देख ना, कॉलेज के सारे लड़के तुझे ही घूर रहे हैं। मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि सबकी नजरें मुझ पर ही टिकेंगी ना। अब मैं क्या करूँ, भगवान ने रूप ही ऐसा दिया है। सिया अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में थी। तभी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का राहुल एक लाल गुलाब लेकर सिया के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर सिया को प्रपोज करता है। सिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई लव यू। एक्सक्यूज मी, तुमने खुद को आईने में देखा? तुम तो मेरे पैरों के धूल बराबर भी नहीं हो। मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तुम सांवले हो, मैं तो किसी गोरे लड़के को ही डेट करूंगी। मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं? नो वे, जाओ यहाँ से। सिया राहुल की बहुत बेइज्जती करती है। राहुल बेइज्जत होकर गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे सिया, तुझे इतने सारे लोगों के सामने राहुल की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। तो सच में बहुत नाटक करती है। हाँ तो क्या हुआ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी गोरी हूँ, मुझे तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा। मैं किसी भी अरे गहरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। सिया अंजलि नाम की लड़की की तरफ इशारा करती है। उसे देख, कॉम्प्रोमाइज तो ऐसी खाली कलूटी लड़कियां करती हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई भटकता भी नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से तराशा है। मेरे लिए तो कोई बहुत स्पेशल ही आएगा। सिया, जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम मुझ पर कोई कमेंट कर रही हो। तुम्हें अपने इस गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना? इतना भी घमंड मत करो सिया। क्या पता जिस रंग से तुम आज इतनी नफरत कर रही हो, कल तुम्हारी किस्मत में वही रंग लिखा हो। क्या कहा तूने? अरे सिया छोड़ना, ऐसे क्यों इससे लड़ रही है? चल क्लास का टाइम हो गया है। सिया की दोस्त उसे वहां से ले जाती है। सिया के पिता रमेश अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने उनका बिजनेस पार्टनर सुरेश बैठा था। सुरेश बहुत काला था, वो काफी परेशान लग रहा था। क्या बात है सुरेश भाई, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रमेश जी, मेरे बेटे अमित के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। इतना कहते हुए सुरेश की नजर रमेश के डेस्क पर रखी एक फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें सिया की तस्वीर थी। रमेश जी, ये लड़की कौन है? बहुत ही सुंदर है। अरे, ये मेरी इकलौती बेटी सिया है। अरे वाह, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अमित से करवा दें। हम दोनों समधी बन जाएंगे तो हमारा बिजनेस भी एक हो जाएगा। फिर तो हम बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अरे सुरेश भाई, ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी घर जाकर सिया से बात करता हूँ। रमेश घर आता है और वो सुशीला के साथ हॉल के सोफे पर बैठा था। सिया वहां आती है। रमेश टेबल पर अमित की फोटो रखता है। सिया बेटा, इधर आ। देख, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का पसंद किया है। ये फोटो देख।
सिया फोटो उठाती है। फोटो देखते ही वो गुस्से से एक झटके में फोटो टेबल पर फेंक देती है। छी पापा, मैं इस काले कलूटे लड़के से शादी कभी नहीं करूंगी। हाँ भैया, आप अपनी इतनी सुंदर गोरी बेटी की शादी इस कोयले से कैसे कर सकते? इन दोनों का तो कोई मेल नहीं है। तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी सिया। इसके पिता मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर ये शादी नहीं हुई तो मुझे भारी नुकसान होगा। पापा, आप अपने बिजनेस के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तू इस लड़के से शादी कैसे नहीं करती। तुझे इसी से शादी करनी होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सिया रोते हुए वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सिया अमित से शादी करने के लिए बहुत मना करती है, लेकिन रमेश जबरदस्ती उसकी शादी अमित से करवा देता है। शादी के बाद सिया अमित के साथ अपने ससुराल आती है। सिया का गृह प्रवेश हो रहा था। हे भगवान, मैं इन काले ससुराल वालों की बहू नहीं बन सकती। प्लीज, ये सब एक सपना हो, ये सच नहीं हो सकता। हाँ, भगवान करे मैं अभी नींद से जाग जाऊं और ये सब गायब हो जाए। सिया अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब सोच रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके सामने उसके ससुराल वाले खड़े थे। अरे बहू, कहाँ खो गई? ऐसे चौखट पर नहीं रुकते। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश कर और हमारे घर को रोशन कर दे। क्या मतलब? ये कोई सपना नहीं है, अब यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सिया कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। लता प्यार से सिया का चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। जैसे ही लता सिया का चेहरा पकड़ने वाली होती है, सिया झटके से सास का हाथ दूर झटक देती है। दूर रहिए मुझसे, अपने ये काले और गंदे हाथ मुझसे दूर रखिए। सिया, ये क्या बदतमीजी है? तो मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तो और क्या करूं? मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है, वरना तुम जैसे काले इंसान को मेरी जैसी गोरी लड़की सपने में भी नहीं मिल सकती थी। अरे बेटा, शांत हो जा। अब तो तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो गई है ना। अगर मेरे पापा ने दबाव नहीं डाला होता ना, तो आप लोगों की परछाई भी मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। भाभी, आप ऐसे मेरे परिवार का अपमान नहीं कर सकती। तुम इतनी काली हो, तुम्हें खुद को आईने में देखने में अजीब नहीं लगता क्या? पता नहीं इस घर में आईना है भी या नहीं। बस करो सिया, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती। सुमन बेटा, तुम बहू को उसके कमरे में ले जाओ। सुमन पैर पटकते हुए सिया को अमित के कमरे में ले जाती है। बेडरूम फूलों से सजा था। थोड़ी देर में अमित कमरे में आता है। वो देखता है कि सिया तकिया और चादर उठाकर जमीन पर फेंक रही है और खुद बेड के बीचों बीच घमंड से बैठी है। सिया, तुमने अपनी बिस्तर जमीन पर क्यों फेंक दिया? ये क्या हरकत है? ये तुम्हारा बिस्तर है, मैं इस बेड पर अकेले सोऊंगी और तुम वहां नीचे जमीन पर सोओगे। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों पति पत्नी है। मैं नीचे क्यों सोऊंगा? पति? ओह प्लीज, तुम मेरे साथ सोने के सपने भी मत देखना। मैं तुम्हारे जैसे काले इंसान के साथ अपना एक बिस्तर शेयर नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ सोने में घिन आती है। सिया, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से होती है। मुझे लेक्चर मत दो। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो जाकर हॉल में सो जाओ, लेकिन मेरे बगल में सोने की कोशिश मत करना, वरना मैं पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दूंगी। अमित सिया को देखता है। इससे मुंह लगना भैंस के आगे बीन बजाना है। यह सोचकर वो चुपचाप जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। रात का समय है। सिया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक वो सपने में खुद को आईने के सामने खड़ी पाती है। वो अपना गोरा चेहरा निहारने के लिए आईने के करीब जाती है तो आईने में अपना अक्स देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया मुझे? मेरा रंग, मेरा गोरा रंग कहाँ चला गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? वो घबराकर अपने चेहरे को रगड़ने लगती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी खूबसूरती कहाँ गई? मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। मेरा रंग मुझे वापस कर दो। सिया चिल्लाती चिल्लाती उठ जाती है और जल्दी से आईने में खुद को देखती है। आईने में अपना गोरा रंग देखकर उसे चैन आता है। सिया को ऐसे चिल्लाता देखकर अमित हंसने लगता है। अगले दिन लता हलवा बनाकर सिया के कमरे में लाती है। बेटा, उठ गई तुम? मैंने तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा बनाया, खाकर बताओ कैसा बना है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप जैसी काली औरत के हाथ का बना कुछ नहीं खाऊंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे आपके ये काले हाथ देखकर ही घिन आती है। आपके इन गंदे काले हाथों से बना हलवा मैं खाऊंगी? कभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोयले की खदान से निकल कर आए हों। सिया की बातें सुनकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हें इस शादी से ऐतराज है, लेकिन आज तुम्हारी मुंह दिखाई है तो तुम तैयार हो जाना। इतना कहकर लता भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल जाती है। अमित हॉल में खड़ा था। वो लता को रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते देख लेता है। माँ, उस गोरी चमड़ी वाली ने तुम्हें कुछ कहा ना? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं बेटा, तू शांत हो जा। वो नहीं है, उसकी शादी अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ हुई है।
तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। उसे थोड़ा समय लगेगा यहाँ ढलने में। तू उसे कुछ मत कहना। पर माँ, उसकी हिम्मत। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म है। घर में औरतें आने वाली हैं, तू बस शांत रह। वो बेचारी तैयार हो रही है, उसे मुंह दिखाई में अच्छा दिखना है। तू जा यहाँ से। अमित बेमन से वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हॉल में मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। सिया भारी साड़ी और गहनों में सज धज कर हॉल में आती है। उसकी खूबसूरती देखकर सब औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे बाप रे, बहू तो देखो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। हाँ भाई, सास भी काली, ननद भी काली, पति भी काला, पर इस काले खानदान में तो हंस जैसी गौरी बहू आ गई। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। सही कह रही हो बहन, ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया हो। लता के इस काले कौवे बेटे को इतनी सुंदर हूर कैसे मिल गई। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। एक कोने में खड़ी लता ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। उनका सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन सिया ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं। ये औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो इन काले लोगों के घर में किसी गोरे हंस की तरह हूँ जो कोयले की खदान में फंस गया हो। पता नहीं मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूंगी। मुंह दिखाई की रस्म करके सारी औरतें चली जाती हैं। तभी सिया घमंड से कहती है, देखा, अब तो आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं तुम्हारे कौवे जैसे बेटे को हंस जैसी बहू मिली। तुम लोगों का नसीब है जो तुम लोगों को मेरी जैसी बहू मिली। तुम लोगों के तो बल्ले बल्ले हो गए। सिया की कड़वी बातें सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह सिया अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी। अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जाकर नाश्ता तो बना दो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? जाकर अपनी माँ से बोलो, वो बना देंगी। अमित चिढ़कर रसोई में जाता है। वहाँ लता और सुमन खाना बना रही थी। आ गया बेटा, देख नाश्ता तैयार है। तभी सिया पानी पीने के लिए हॉल में आती है। सुमन उसके पास नाश्ता लेकर आती है। भाभी, नाश्ता बन गया, आप भी खा लीजिए। मैं तुम जैसे काले लोगों का हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगी। नौकरानी से कह देना वो मेरे लिए खाना बनाकर ले आएगी। वो तुम लोगों की तरह काली नहीं है। इतना कहकर सिया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कांताबाई सिया का खाना बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। ये मेम साहब तो कितनी घमंडी है। इसके ससुराल वाले काले हैं तो ये उन्हें कुछ समझती नहीं है। ना उनके हाथ का बना खाना खाती है और ना उनके साथ बैठकर खाती है। ओ कांताबाई, क्या सोच रही हो? जल्दी से मेरा नाश्ता ला कर दो। कांताबाई नाश्ता देती है। सिया नाश्ता कर लेती है। सिया के नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद लता सिया के कमरे में आती है। बहू, मैं और सुमन बाजार जा रहे हैं कपड़े खरीदने। तुम भी चलोगी क्या? सुमन के लिए कपड़े लेने हैं, तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। घर में वैसे भी बोर हो रही हूँ। तीनों बाजार में एक कपड़े की दुकान पर पहुंचती हैं। दुकानदार सिया को देखकर खुश हो जाता है। अरे आइए आइए मैडम, आइए, आपके लिए तो एक से बढ़कर एक सूट है हमारे पास। अरे बहन जी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। आपके बेटे की तो लॉटरी लग गई जो इतनी गोरी बीवी मिली। हाँ भाई, इसे कहते हैं किस्मत। सिया ये सुनकर बहुत इतराती है। सुमन उदास होकर कुछ कपड़े देख रही थी। उसे एक सूट पसंद आता है। भाभी, ये देखिए ना, ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा? सुमन, तुम इतनी काली हो कि तुम पर कोई भी रंग जचेगा ही नहीं। तुम्हारे ऊपर तो हर रंग ऐसा लगेगा जैसे भैंस के ऊपर कोई चादर डाल दी हो। तुम कोई भी रंग ले लो, सब तुम पर एक जैसे ही भद्दे लगेंगे। सिया की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप सूट वापस रख देती है। लता को यह देखकर बहुत दुख होता है, पर वो चुप रहती है। सिया अपने लिए कपड़े खरीदती है और लता सुमन को अच्छे कपड़े दिलवा देती है। अब शॉपिंग हो गई है तो चलो घर चलते हैं। तीनों शॉपिंग करके कपड़े की दुकान से बाहर आती हैं। बाहर तेज धूप थी। सिया अपने बैग से एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा छाता निकालती है और पूरे नखरे से छाते के नीचे चलने लगती है, जबकि उसकी लता और सुमन भारी शॉपिंग बैग्स उठाए तेज धूप में उसके पीछे पीछे चल रही हैं, जिसे देखकर कुछ औरतें हंसने लगती हैं। अरे देखो जरा, गोरी बहू कैसे छाता तानकर महारानी की तरह आगे आगे चल रही है। हाँ, और बेचारी सास और ननद नौकरानियों की तरह धूप में सामान ढो रही है। इस गोरी बहू के नखरे तो देखो। गलती तो इन लोगों की है। अब गोरी बहू लाएंगे तो उसके नखरे भी तो उठाने पड़ेंगे ना। सिया ये सब सुनकर खुश होती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। जब लता और सुमन कार में बैठने के लिए आती हैं तब, आप लोग कार में मत बैठिए। मैं आप जैसे काले लोगों के साथ एक ही कार में नहीं बैठूंगी। आप लोग ऑटो करके घर आ जाइएगा। इतना कहकर सिया ड्राइवर के साथ कार में चली जाती है और अपनी सास और नंद को बाजार में छोड़ देती है, जिसे देखकर आसपास की औरतें हंसने लगती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन सुमन अपने कमरे में अपने चेहरे पर कॉफी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाकर बैठी थी। यार, आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा है, जाकर आइसक्रीम खाती हूँ। वो आइसक्रीम खाने के लिए रसोई में आती है। तभी सिया हॉल से गुजरती है और सुमन को देखती है। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा घर में कोई भूतनी आ गई है। ये क्या पोत रखा है तुमने अपने मुंह पर? पहले से इतनी काली हो, अब और काली लग रही हो। भाभी, ये फेस पैक है। वो बाजार में धूप से बहुत टैनिंग हो गई थी ना, इसलिए टैनिंग हटाने के लिए लगाया है।
टैनिंग जो पहले से ही तवा हो उसे टैनिंग का क्या डर। अरे तुम चाहे कितना भी फेस पैक लगा लो, कोयला ही रहोगी। पाउडर लगाने से कौवा कभी हंस नहीं बनता। सिया की बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आइसक्रीम वहीं छोड़कर रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। लता पीछे से आती है और सुमन को रोता देखकर दुखी होती है। वो सुमन के कमरे में जाती है। मत रो मेरी बच्ची, देख सिया को अपनी खूबसूरती का घमंड है, लेकिन याद रख इंसान के चेहरे के रंग से ज्यादा उसका मन साफ होना जरूरी है। अमित ऑफिस से लौटता है। आज वो बहुत खुश था। उसने अपने हाथ पीछे छुपाए हुए हैं। सिया बिस्तर पर बैठी है। सिया अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। सिया मुंह बनाकर आंखें बंद करती है। वो एक बहुत ही महंगी और सुंदर साड़ी लेकर आता है। सिया देखो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ। साड़ी तो अच्छी है, इसे मैं रख लेती हूँ। लेकिन रुको, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। सिया उठकर अलमारी के पास जाती है और वहां से एक टैल्कम पाउडर का डिब्बा निकालकर अमित के हाथ में पकड़ा देती है। ये लो, तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। इसे अपने चेहरे पर रगड़ा करो, शायद तुम्हारा एक कोयले जैसा काला रंग थोड़ा सफेद हो जाए। इस बार अमित का सब्र का बांध टूट जाता है। वो पाउडर का डिब्बा जमीन पर पटक देता है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूं तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। बस बहुत हुआ सिया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम इंसान को इंसान नहीं समझती। तुम्हारे अंदर सिर्फ जहर भरा है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ प्यार का रिश्ता निभाने का। तुम्हें जैसे रहना है रहो। अमित कमरे से बाहर निकल जाता है। सिया बिना किसी परवाह के फोन चलाने लगती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। सुमन दरवाजा खोलती है। बाहर सिया के कुछ कॉलेज के दोस्त खड़े थे। वो सुमन को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं। तभी सिया एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वाह सिया, तुम तो पहले से भी ज्यादा गॉर्जियस हो गई हो। यार सिया, तूने इस घर में शादी कैसे कर ली? ये लड़की तो बिल्कुल अंधेरी रात जैसी है, तू इसके साथ कैसे रहती है? अरे छोड़ो यार, मेरी किस्मत ही खराब थी। तुम लोग बताओ कैसे आना हुआ? यार आज शाम को कॉलेज का रीयूनियन पार्टी है, हम तुझे इनवाइट करने आए थे, तुझे आना ही होगा। तभी लता रसोई से एक ट्रे में जूस के गिलास लेकर बाहर निकल ही रही थी कि सिया उसे रसोई में जाकर उसके हाथ से झटके से जूस का ट्रे छीन लेती है। आप ये किसके लिए लेकर आ रही हैं? ये मेरे दोस्त हैं। आपके इन काले हाथों का छुआ जूस इन्हें सूट नहीं करेगा, आप जाइए यहाँ से। लता शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। तभी सुमन बाहर से एक पार्सल लेकर आती है। भाभी आपका पार्सल आया है। यार सिया, तेरी सास भी काली, तेरी नंद भी काली। हमें तो डर लग रहा है कि तेरा पति कैसा होगा। पक्का वो भी काले कौवे जैसा होगा। समीत की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और अमित अंदर आता है। उसने सब कुछ सुन लिया था। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में इस तरह से बात करने की? लो भाई, जिसका डर था वही हुआ। तेरा पति तो सच में अफ्रीका के जंगलों से आया हुआ लगता है, काला कलूटा। तुम यहाँ इनके सामने क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। सिया, अपने दोस्तों से कहो कि यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि मैं उनसे कुछ गलत कर दूं। सिया, तू तो काले लोगों से इतनी नफरत करती थी, फिर तूने इस कोयले से शादी कैसे कर ली? मैंने कहा था ना, जिस काले रंग से तू इतनी नफरत करती है वही तेरी किस्मत में होगा। अंजलि हंसते हुए चली जाती है और सिया गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय है। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। सिया कमरे से बाहर नहीं आई है। माँ, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बदतमीज हो गई है। हम खाना खाते हैं, उसे नहीं खाना तो भूखी रहे। नहीं बेटा, ऐसे किसी को भूखा नहीं सुलाते, वो ना समझे। पर मैं तो माँ हूं ना, मैं देकर आती हूँ। लता एक थाली में खाना सजाकर सिया के कमरे में ले जाती है। सिया मुंह फुलाए बैठी है। बहू खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने, बीमार पड़ जाएगी। ले थोड़ा सा खा ले। सिया अपनी सास को देखती है। एक पल के लिए उसे उनकी ममता देखकर अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन उसका घमंड तुरंत वापस आ जाता है। नहीं, ये काले लोग बहुत गंदे होते हैं। ये सब सिर्फ नाटक है मुझे फंसाने का। मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगी। रख दीजिए वहां, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। लता खाना रखकर चली जाती है। अमित कमरे में आता है, सिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और चादर तानकर सो जाता है। सिया को अमित का ये इग्नोर करना बहुत चुभता है। अगले दिन लता, कल सिया बहू का बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। अमित, बर्थडे पार्टी की तैयारी अच्छे से करना। ठीक है माँ। आज सिया का बर्थडे है। लता ने अपनी बहू को खुश करने के लिए घर में एक शानदार पार्टी रखी है। डीजे लगा है, अच्छा खाना बना है। सिया के कॉलेज के सारे दोस्त आए हुए हैं। सिया ने रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत स्लीवलेस ड्रेस पहनी है। पार्टी में राहुल भी आया है। हैप्पी बर्थडे सिया, तू तो आज भी कयामत लग रही है। सिया मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है और कुछ काम से अपने बेडरूम में आती है।
राहुल दबे पांव उसके पीछे पीछे बेडरूम में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? सिया, तूने मुझ जैसे हैंडसम और गोरे लड़के को रिजेक्ट कर दिया और उस काले कलूटे से शादी कर ली। क्या दिख गया तुझे उस काले में? राहुल, तमीज से बात करो, वो मेरा पति है, यहाँ से जाओ। काहे का पति? तूने सबके सामने कॉलेज में मेरी इंसल्ट की थी ना, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे पता है तेरे पति का साथ तेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, बचाओ। राहुल सिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सिया झटके से उसे धक्का देती है, दरवाजे का लॉक खोलती है और रोते हुए बाहर हॉल की तरफ भागती है। राहुल भी उसके पीछे भागता है। हॉल में सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। सिया के दोस्त भी वहीं खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी अमित की नजर सिया पर पड़ती है। वो राहुल को सिया के पीछे आते देखता है और उसका खून खौल उठता है। ओए! अमित राहुल के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। राहुल दूर जा गिरता है। अमित उसको ऊपर बैठ जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? ए कलुए, छोड़ मुझे। तेरी औकात क्या है? तेरी बीवी तो तुझे पसंद भी नहीं करती। हाँ, मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मेरी काले रंग से नफरत करती है, लेकिन वो मेरी पत्नी है। अगर और कोई मर्द उसकी तरफ आंख भी उठाएगा ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तेरे जैसे गोरे दिखने वाले जानवर औरतों की इज्जत न करना क्या जानेंगे? दफा हो जाए यहाँ से, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिया जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आज उसे काली चेहरे के पीछे एक सच्चा मर्द और बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान नजर आ रहा था। अमित का गुस्सा देखकर राहुल वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सिया के सारे दोस्त शर्मिंदा होकर वहां से खिसक लेते हैं। सुमन सिया को संभालती है। चलिए भाभी, अपने कमरे में चलिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने ससुराल वालों को अपने साइड में देखकर सिया को अच्छा लगता है। सिया अपने ससुराल वालों से अच्छे से बात करती है। और एक दिन अमित, माँ, एक छोटी सी परेशानी हो गई है। मेरे ऑफिस के कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आए हुए हैं और आज शाम वो हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। उन्हें असली इंडियन खाना खाना है। अरे बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? शाम तो होने वाली है, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ, पर इतना सारा काम अकेले कैसे होगा? तभी सिया अपने कमरे से बाहर आती है। वो अमित की बातें सुन लेती है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आज का खाना मैं बनाऊंगी। तू? बेटा, तूने तो कभी इतना खाना नहीं बनाया। माँ जी, आप भूल रही हैं कि मैं मॉडर्न हूँ। मैं जानती हूँ कि विदेशी लोगों को कैसा खाना पसंद होता है। उन्हें ज्यादा तीखा नहीं पसंद आएगा। मैं कुछ अच्छा कॉन्टिनेंटल और हल्का इंडियन मिक्स बना दूंगी। आप बस मुझे रसोई में जाने दीजिए। लता और अमित दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन सिया को मौका देने का फैसला करते हैं। सिया रसोई में काम करना शुरू करती है। वो गैस चूल्हे और इंडक्शन दोनों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे इन सब चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में इंडक्शन की सेटिंग गलत कर देती है। अब खाना जल्दी बन जाएगा। अचानक इंडक्शन से स्पार्क निकलता है और पास रखे एक कपड़े में आग लग जाती है। सिया घबरा जाती है। आग तेजी से किचन में फैलती है। बचाओ माँ जी, अमित, आग लग गई। सिया आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो एक गर्म बर्तन से टकरा जाती है। उसका हाथ जल जाता है और बर्तन से निकली कालिख सीधे सिया के चेहरे पर उड़कर लग जाती है। अमित और लता सिया की चीख सुनकर दौड़ते हुए रसोई में आते हैं। सिया! अमित जल्दी से गैस बंद करता है और एक मोटे कंबल से आग को बुझा देता है। लता दौड़कर सिया को उठाती है। सिया बेटी, तू ठीक तो है? कहीं लगी तो नहीं? भगवान का शुक्र है कि तू बच गई। अमित और लता उसे पकड़कर बाहर हॉल में लाते हैं और सोफे पर बिठाते हैं। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो अभी डरी हुई थी। लता उसके लिए पानी लाती है। पानी पी ले बेटा, घबरा मत, सब ठीक है। तूने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाल दिया? खाना मैं बना लेती ना। माँ जी, मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने तरीके और अपनी समझ पर बहुत घमंड था, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया। अमित एक गीला तौलिया लेकर आता है। सिया, तुम्हारा चेहरा। सिया घबराकर उठती है और हॉल में लगे बड़े आईने के सामने जाती है। आईने में वो खुद को देखती है। उसका गोरा खूबसूरत चेहरा अब राख और धुएं की वजह से पूरी तरह से काला हो गया था। खुद को काले रंग में देखकर सिया को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए अमित, माँ जी, सुमन, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने हमेशा आप लोगों के रंग को देखा, आपके साफ दिल को कभी नहीं पहचाना। सिया, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। रंग से प्यार नहीं होता, इंसान की फितरत से होता है। पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हें काले रंग से इतनी नफरत क्यों है। क्योंकि काले रंग ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है, पापा कब आएंगे? बेटा, तुम्हारे पापा आते होंगे। जब वो आएंगे तब हम लोग तुम्हारा केक काटेंगे, ठीक है? सिया का बर्थडे था। वो अपने पापा के आने का वेट कर रही थी। डाइनिंग टेबल गिफ्ट्स और केक से सजा हुआ था। तभी रमेश घर आता है। उसके साथ एक औरत भी थी। वो प्रेग्नेंट थी। वो औरत बहुत सांवली थी। रमेश जी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई?
मैं और सिया कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और ये औरत कौन है आपके साथ? वो अनीता, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब मैं इसे अपने साथ यहीं रखूंगा। रमेश की बात सुनकर सनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे सांवली औरत को देखती है और फिर अपने पति को। उसका हंसता खेलता परिवार एक पल में बिखर गया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं रमेश जी? मैं इतनी सुंदर हूँ, गोरी हूँ, लेकिन एक सांवली औरत के लिए आपने मेरा और अपनी बच्ची का घर उजाड़ दिया। मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हो गया सो हो गया। रमेश मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बच्चे के पिता हैं। अनीता ये गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी सिया दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी। मम्मी बाहर आओ ना, मुझे केक काटना है। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। रमेश घबराकर जोर से धक्का मारकर दरवाजा तोड़ता है। अंदर का नजारा देखकर रमेश और सिया दोनों के होश उड़ जाते हैं। अनीता ने सदमे में आकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। मेरी खूबसूरत गोरी माँ एक काली औरत की वजह से मर गई। उस दिन से मेरे मन में काले लोगों के लिए नफरत बैठ गई। मुझे लगने लगा कि काले लोग सिर्फ घर उजाड़ते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। सिया फूट फूट कर रोने लगती है। लता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लता सिया को कसकर गले लगा लेती है। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। अब मुझे समझ आया कि तेरे इस कठोर व्यवहार के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा था। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके दर्द को कभी समझ नहीं पाई। देख बहू, जो तेरे साथ बचपन में हुआ वो बहुत गलत था, पर तूने एक इंसान की गलती की सजा दुनिया के सारे सांवले लोगों को दे दी। हर काला इंसान बुरा नहीं होता। भगवान ने दुनिया रंगीन बनाई है। हर रंग की अपनी अहमियत है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, चमड़ी के रंग से नहीं। माँ जी, सुमन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत सताया, बहुत बुरे बुरे ताने दिए हैं। आज मुझे अकल आ गई है। सही कहते हैं लोग, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। सिया की बात सुनकर सब एक साथ हंसने लगते हैं। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। घर में अब कोई काला या गोरा नहीं था, सिर्फ प्यार, सम्मान और परिवार का रंग बिखरा हुआ था, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है।